नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कॉन्टिनेंट का जो प्रेजेंट लोकेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखे थे 4 थ्योरीज थे। 2 थ्योरीज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में सी फ्लोर का जो स्प्लिटिंग थ्योरी है जो H.H. हेस द्वारा दिया गया था 1940 में, उसको इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सी फ्लोर थ्योरी तो 1940 में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो जर्मनी या जो यूरोपियन के मेजर जो पावर थे उनके सबमरीन जो थे अटलांटिक ओशियन के बॉटम पे पहुंच गए थे। ठीक है, बॉटम पे पहुंच गए थे। उसमें उन्होंने देख के अचंभित हुआ कि जो ओशियन है, ओशियन का फ्लोर जो है फ्लैट नहीं है, पूरा प्लेन नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिड्ज देखने को मिलते हैं, और मतलब जो उसका फ्लोर है वहाँ फुल ऑफ डाइवर्सिटी से बना हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने जनरल 3 क्वेश्चन को रेज किया जब उन्होंने बॉटम ऑफ अटलांटिक ओशियन देखे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि जो ओशियन का बेड है, ओशियन का जो बेड है या ओशियन के रॉक है जिससे बना हुआ है वो 300 मिलियन ईयर से भी कम है। ठीक है, लेस देन 300 मिलियन ईयर है। लेकिन आप कंटिनेंट का यदि आप रॉक का एज देखोगे तो 3200 मिलियन ईयर के आपको मिलेगा। ठीक है, जो कंटिनेंट का रॉक बने हैं वो 3200 मिलियन ईयर ओल्ड है, और जो ओशियन का रॉक है 300 मिलियन ईयर ओल्ड है। ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन बना, क्योंकि ओशियन और कंटिनेंट एक ही साथ जब बने होंगे तो एक ही एज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओशियन क्या है, ओशियन बाद में बनी है, ओशियन का बेड बाद में बनी है, और कंटिनेंट बहुत पहले बनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया कि ओशियन का बेड का जो एज है 300 मिलियन ईयर ही से कम क्यों है, और कंटिनेंट का जो बेड है वो 3200 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा क्यों है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि जो रिड्ज जो होती है हाई मिडिल ऑफ अटलांटिक ओशियन में रिड्ज पाए गए। ठीक है, एक उभरा हुआ अटलांटिक ओशियन में रिड्ज पाया गया, और जो बाद में इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला, यानी जो मिड ऑफ अटलांटिक ओशियन में वहाँ पे एक हाईलैंड देखने को मिले, एक बहुत बड़ा जो एरिया था वो उभरा हुआ देखने को मिला, माउंटेन्स देखने को मिले। तो वो भी क्वेश्चन करता है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन था कि जो इस रिज, यहाँ पे एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे एक रिड्ज देखने को मिले, यहाँ उभरा हुआ बीच भी देखने को मिला। जब इसके मूव करते हैं इधर की ओर तो जो रिड्ज के पास जो रॉक है उसका एज क्या है, सबसे कम है, और इधर मूव करते हैं तो एज बढ़ता जाता है, यानी रॉक का एज बढ़ता जाता है। और यहाँ पे सब कंटिनेंट के पास जो ट्रेंच आते हैं वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओशियन का जो बेड का रॉक होता है सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? जब रिड्ज से जो दूर जाते हैं तो एज रॉक का एज बढ़ता जाता है, और ट्रेंच पे सबसे ज़्यादा होता है, और रिड्ज पे कम क्यों होता है। तो 3 क्वेश्चन इन्होंने सबसे ज़्यादा रेज किया गया उस समय कि ओशियन का जो बेड है 300 मिलियन ईयर से कम क्यों है, और मिड ऑफ अटलांटिक ओशियन में रिड्ज क्यों पाए जाते हैं, हाईलैंड क्यों मिलते हैं, और फिर रिड्ज से दूर जाते हैं तो जो रॉक का एज है वो बढ़ता जाता है, और रिड्ज के पास आते हैं तो रॉक का एज कम होता जाता है। तो 3 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जो H.H. हेस हैं उन्होंने सी फ्लोर थ्योरी को एक्सप्लेन किया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एक थ्योरी दिया जो 3 क्वेश्चन को जवाब देता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल का जो लोकेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई उसको काफ़ी हेल्पफुल करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन्होंने देखो, इन्होंने बोला कि जो प्लेट है जैसे लिथोस्फीयर, आपको पता हो लिथोस्फीयर क्या होती है, क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल। आपको पता हो मेंटल में 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला सॉलिड अपर पार्ट होता है, फिर उसके बाद एस्थेनोस्फीयर होते हैं जहाँ से जो वोल्केनोस होती है उसका सोर्स होता है मैग्मा का, फिर उसके बाद लोअर मेंटल होते हैं जो वो सॉलिड होता है। तो जो लिथोस्फीयर होते हैं वो क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल से बने होते हैं, और वो डिवाइडेड होते हैं मेनी प्लेट, यानी बहुत सारे प्लेट से बने होते हैं, और ये प्लेट जो होते हैं मूवमेंट करते हैं कन्वेक्शनल सेल के हिसाब से। ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शन सेल मूवमेंट ऑफ जो प्लेट होती है वो मूवमेंट करती है। तो अभी क्या लिथोस्फीयर जो होती है उसमें बहुत सारे प्लेट से बने होते हैं, और ये प्लेट मूव करती है जैसा कन्वेक्शन सेल मूव करेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे सी स्प्लिट थ्योरी दिया। अब थ्योरी क्या है इसको देख लेते हैं। जब 2 प्लेट मूव अपोजिट डायरेक्शन, मान लो जो अटलांटिक ओशियन है 2 प्लेट से बने हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होता है, और
यहाँ पे बाउंड्री पे मैग्मा जो होती है एस्थेनोस्फीयर से राइज करती है और फ्रैक्चर जोन को कंप्लीट करती है। यहाँ पे देखो ये मूव करेगा ऐसे, तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, गैप क्रिएट होगा तो एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा राइज करेंगे और इस गैप को क्रिएट करेंगे और बाद में कूल होंगे और इग्नियस रॉक फॉर्म होंगे और इसी डाइवर्जेंट पे आपको रिड्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यू ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म इन डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड प्लेट इट सबमर्ज और डेड इन ट्रेंच। अब देखो इस इमेज से देख लेते हैं कि सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी क्या बोलती है। सॉरी, 3 क्वेश्चन हमारे रेज हुए थे, उसको एक्सप्लेन करने की बोलती है सी फ्लोर स्प्लिटिंग बोलती है कि जो प्लेट बहुत सारे लिथो स्पिरिट जो होते हैं प्लेट से बने होते हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन एग्जाम्पल, अटलांटिक ओशियन 2 प्लेट हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। अब क्या है, ये दोनों अलग अलग मूव करती है, अलग डायरेक्शन मूव करती है। जब डायरेक्शन अलग मूव करेगी तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा, 2 प्लेटों के बीच में गैप क्रिएट होगा। ये ऐसे मूव कर रही है, एक ऐसे मूव कर रही है। तो जो एस्थेनोस्फीयर जो मैग्मा है जो प्लास्टिक वे में है यानी कि सेमी लिक्विड है, वो यहाँ पर राइज होंगे और ये मैग्मा जिस गैप को फिल करेगा और बाद में ठंडा होगा और यहाँ पे एक रिड्ज क्रिएट करता है, यहाँ पे हाईलैंड क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ये क्या है, एक कन्वेक्शनल करंट के मूवमेंट से होती है, यानी कन्वेक्शनल करंट जो होती है ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो एक यहाँ पे देखो एक बेल्ट की तरह काम करता है, ये ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे जाके ट्रेंचेज में सबमर्ज हो जा रहा है। कन्वेक्शन करंट यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड होगी, यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगी और जो मैग्मा यहाँ प्राइज हो रहा है इसलिए यहाँ पे एज जो है रॉक का सबसे लेटेस्ट देखने को मिल रहा है और ट्रेंच पे जाके यहाँ पे सबमर्ज हो जा रही है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे एज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और बाद में फिर ये कन्वेनेंट बेल्ट की तरह काम करती है, यानी ये साइक्लिक वे में मूव कर रही है। यहाँ से प्लेट जनरेट हो रहा है इसलिए एज यहाँ पे कम है और यहाँ पे हाईलैंड क्रिएट हो रहा है और बाद में ऐसे ऐसे मूव कर रही है और ट्रेंच पे जाके फिर से सबमर्ज हो जा रही है और फिर से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो ये साइक्लिक मैनर में 2 प्लेट ऐसे मूव कर रहे हैं। इसलिए सी फ्लोर थ्योरी में जो 3 क्वेश्चन राइज किए गए थे कि जो रीड जो क्रिएट होते हैं यहाँ पे मिडिल में, यहाँ पे नए मैग्मा के राइज होने से देखने को मिलते हैं और एज जो है रॉक का ये क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे नए राइज होते हैं तो नया रॉक क्रिएट होता है। यहाँ पे एज सबसे लेटेस्ट होता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे इस रॉक का एज बढ़ता जाएगा और ट्रेंचेज पे सबसे हाईएस्ट होगा और ट्रेंचेज पे जो प्लेट हैं वो डिस्ट्रक्ट होंगे और फिर से ऐसा साइकिल क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो इन्होंने डाइवर्जेंट बाउंड्री सी फ्लोर थ्योरी में को ऐसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको सी फ्लोर स्प्लिटिंग जो थ्योरी है वो आपको समझ में आ गया हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लास्ट हम लोग को जो टॉपिक रखा प्लेट टेक्नोलॉजी थ्योरी उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।